बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, रवां हफ्ते आपको एक इंतहाई अहम किताब यानी ऑबिटर डिक्टम के बारे में बताते चलें। इसकी तारफ़ी तकरीब इस्लामाबाद में हो चुकी है और ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन और कॉलम्स का मजमूआ है जो बैनुल-अक़वामी इशूज़ पे, सफ़ारती इशूज़ पे, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इशूज़ पे जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ रहा है उसके ऊपर लिखे गए। और ये लिखने वाले एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब हैं। किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, इस्लामाबाद से लेकर यूरोप और अमेरिका, उसके साथ साथ अफ्रीका, मशरिक़ वुस्ता, मशरिक़ बईद तक इस किताब के चर्चे पहुँचे हुए हैं। और किताब इंतहाई अहम है और बाज़ इंतहाई अहम मौज़ूआत पर जो हैं वो इसमें तहरीरें शामिल हैं। प्रोग्राम में मज़ीद बात करने से पहले इन किताब और साहिब किताब का तारुफ आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब से। एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब, पहले तो इतनी ज़बरदस्त और मारकतुल आरा किताब लिखने पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसकी बहुत जिसे कहते हैं बहुत वेल अटेंडेड इस्लामाबाद में पजीराई हुई। ये लोग अक्सर ये पूछते हैं, किताब का जो टाइटल है ऑबिटर डिक्टम है, ये हालात आज़रा और बैनुल-अक़वामी अमूर और सफारतकारी के बारे में। तो ये कैसे ख्याल आया आपको ऑबिटर डिक्टम? और कुछ बता दीजिए। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो किताब इंग्लिश में है और मौज़ूआत सफ़ारत और सियासत हैं, तो ज़रा कुछ इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपकी जो टीम है बुखारी साहब की, आप हैं उसमें, और ये तारिक साहब हैं हमारे, आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम करने का मुझे मौका मिला। मेरी किताब की पजीराई जो आप कर रहे हैं इसके लिए आपका और GTV का शुक्रिया। देखिए ऑबिटर डिक्टम का मतलब होता है, ये बेसिकली एक लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है किसी भी जज का व्यू पॉइंट या उसकी ओपिनियन या उसकी राय। तो मेरा चूँकि थोड़ा सा यानी रहा है सिलसिला लैटिन ज़बान से भी, लॉ मैंने किया हुआ है, तो जिस तरह काफ़ी सारे अल्फाज होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो मुतबादिल लफ्ज़ है हो सकता है अंग्रेज़ी में मौजूद नहीं है, और या फिर और ज़ुबानों से, जिस तरह हम फ्रेंच से ले लेते हैं। तो ऑबिटर डिक्टम जो है इसका मतलब हो गया कि सिंपल वर्ड्स में कि ये मेरा ओपिनियन है जो कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी कोई भी यानी मसला या इशू है, या पाकिस्तान के यानी कोई माशी मसाइल हैं, या उनके सियासी मसाइल हैं, या मेरे पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, या मैंने अपने पाकिस्तान के बारे में बताना है कि आप हमें इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे अंदर, हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनमें क्या टैलेंट है, उनमें क्या रेजिलियंस है, उनमें किन किन यानी ताकतों का जो है वो यानी उनमें मौजूद हैं। ये सारे फैक्टर्स बताने के लिए एक ओपिनियन समझ लीजिए। और ये ज़्यादातर इसमें मेरे कॉलम जो ऑलरेडी छपे हैं वो हैं, और कुछ न्यूज़ एनालिसिस नए हैं जो कि मैंने इसमें शामिल किए हैं। एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब, चूँकि सफारतकारी में आपने बहुत तवील अरसा गुजारा, तकरीबन कमो बेश 34-35 बरस आपने सफारतकारी में गुजारे,
और एक असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर फिर सेक्रेटरी के ओहदे पर, सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर, स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के ओहदे तक आप पहुँचे, मुतअद्दिद मुल्कों में सफ़ीर रहे। हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है क्या, चूँकि हमेशा जब भी सियासी तूफ़ान आता है, पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, स्पीचेस हों, आपने अभी रिसेंटली देखा कि जो सियासी तूफ़ान था उसमें एक साइफ़र का जिक्र किया जाता रहा। ये बताइए कि इस चीज़ का तयन कैसे किया जाता है कि हमारे फ़लाँ मुल्क के साथ ताल्लुकात की नौइयत कार कैसी होगी, और ये खारजा पॉलिसी क्या वक्त के तकाज़ों के साथ साथ इसमें तब्दीली आती है या कोई मुस्तकिल दस्तावेज़ है? ये जो मुस्तकिल दस्तावेज़ की आपने बात की है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं जी। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मुसल्लमा असूल है, होता नहीं मुसल्लमा असूलों की तरफ आता हूँ। मुसल्लमा असूल जो हैं वो हम अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जब बात करते हैं तो उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने अपनी तकरीरों में या हमें बताया, उनको हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि आपके दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, अपने यानी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इसी तरह की चंद और गाइडलाइंस हैं जो हमें कायद के ज़रिए से मिलती हैं, जिनको हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी की यूँ समझिए प्रीएम्बल में, उसकी तमहीद में और उसके जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें हमने रखा हुआ है, जिसमें से एक ये है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम मुस्लिम बरादर ममालिक के साथ अच्छे होंगे और वो प्रायोरिटी होगी। इसी तरह हमसायों की बात आती है। अब आते हैं कि इसको हम किसी एक दस्तावेज़ में क्यों नहीं शामिल कर सकते। वो इसलिए मतीन साहब जी कि फ़ॉरेन पॉलिसी की एक डेफिनेशन ये है कि दुनिया भर में कुछ होता है, डेवलपमेंट्स होती हैं, वाक़यात होते हैं, एक्शन होता है, कोई आपने उसको रिएक्ट करना है। बिल्कुल। तो मुझे क्या पता है, आज से कुछ यानी 2 साल पहले कोई हमें पता था कि रूस जो है वो यूक्रेन में चला जाएगा और पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा अपना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बयानिया बनाना पड़ेगा कि जी हमने रूस की बात माननी है, यूक्रेन का साथ देना है कि या हमने एब्सटेन करना है। तो इसीलिए एक्शन रिएक्शन की जब बात आती है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी और ये यही रहेगी। अब जो बुनियादी बात आपने पूछी है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी बनती फिर कैसे है जी, उसके कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, वो किन बेसिस पे बनती है। सबसे पहले तो मतीन साहब आपको ये बताऊं कि दुनिया में किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, उसके कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है या उसको फॉलो करता है और उसको जो है यानी आगे बढ़ाता है। सबसे पहला फैक्टर आता है कि उस मुल्क के लोग कैसे हैं, उस मुल्क के लोग कैसे हैं, उस मुल्क का जुग्राफिया कैसा है, उस मुल्क की तारीख कैसी है, उस मुल्क की माशी सूरत हाल कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस मुल्क की अस्करी सूरत हाल कैसी है, उस मुल्क के आसपास जो मुल्क हैं उनमें कितने हैं जो कि अमन की तरफ जा रहे हैं या जंग की तरफ जा रहे हैं या जारहियत की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से, लेकिन अगर आप मुझे एक फैक्टर पूछें कि जी एक लाइन में, एक सतर में बताएं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है किसी मुल्क की, तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके मुल्क में जो अंदरूनी हालात हैं, जो आपके अंदरूनी हालात एक खास वक्त में हैं, चाहे वो सियासी हैं, मुआशी सियासी मुआशी खास तौर पे, जी, सियासी और मुआशी खास तौर पे किसी एक मुल्क में उन हालात की बेस पे यानी उनकी डिपिक्शन होती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी। नजमुल साकी साहब ये बताइए कि ख़ास तौर पर दफ्तर खारजा के हवाले से, चूँकि बहुत कम लोगों को आगे ही है, आपने खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस का जिक्र किया, कश्मीर है, भारत के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका है, और जब आप दफ्तर खारजा में थे तो उसी वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, हाई लेवल तहकीकात हुई, अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें बुलाई गईं। ये बताइए कि जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस में एक तसलसल के साथ बहुत सारे फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ आए, क्या गवर्नमेंट कभी उनको अपना कोई एजेंडा उनके ऊपर जब मुसल्लत करती है तो उन्होंने क्या असूली मौक़िफ़ अपनाया, उस मौक़िफ़ से अदम इख्तिलाफ़ किया, और अगर किया
तो क्या उन्हें नौकरी से हाथ धोने पड़े? क्या ऐसे फॉरेन सेक्रेटरीज रहें जो हुकूमत को कहते हैं नहीं ये जो काम है ये रूल्स के मुताबिक ऐसे है और ये रूल्स के बरखिलाफ है, इसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसमें पाकिस्तान को नफ़ा होगा? जी कोई वतीन एक तो साहब, केस स्टडीज़ बताइए। जी वतीन साहब, ऐसे है कि मेरी तकरीबन सारी ज़िंदगी जो है फ़ॉरेन ऑफिस में गुजरी। 35 बरस मैंने अपने मुल्क की खिदमत की और मैं उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने के अपने मुल्क की खिदमत की और उनको रिटायरमेंट के वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, इत्मीनान था। बिल्कुल। और उसमें ये था कि किसी किस्म का कोई रिग्रेट या किसी किस्म की कोई खलिश नहीं थी। अभी भी मैं जब देखता हूँ तो हमारे यहाँ होता ये है कि जब आप रिटायर होते हैं 22 ग्रेड में ख़ास तौर पे, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि जी किसी इंस्टीट्यूट का आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल बना दिया जाए, किसी स्टील मिल में आपकी जगह बन जाए और थिंक टैंक में जगह बन जाए, और कुछ नहीं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आप मेंबर लग जाएं। अच्छा, हमारे सिलसिले में जो है कि यानी जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जब रिटायर होते हैं और ख़ास तौर पे एज स्पेशल सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी, तो उसमें ये सीधा सीधा सा होता है कि वो यानी आप कहते हैं कि आप किसी और मुल्क में दो साल के लिए या 3 साल के लिए आप एम्बेसडर बन के चले जाएं, सफ़ीर बन के चले जाएं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जैसे मैं इसमें आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सितंबर 2020 में रिटायर हुआ और रिटायरमेंट का मतलब मैं रिटायरमेंट ही समझता हूँ। मेरा ये अपना मानना है कि जब हम यंग ऑफिसर्स थे और कोई बाहर से आ जाता था हमारी कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन लेके, तो हमें बहुत बुरा लगता था कि यार ये तो अभी हमारी बारी है कि हमें वाशिंगटन भेजा जाए, हमें न्यूयॉर्क भेजा जाए, हम पेरिस में जाएं और अच्छी जो हमारी पोस्टिंग है जहाँ पे के चैलेंजिंग भी है और वैसे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उधर का अच्छा होता है। अब अगर हम देखते हैं कि पुराने मेरे जैसे जो बाबे हैं उनको ही अगर आपने भेजना है, तो वो जो यंग ऑफिसर्स बैठे हैं आपके फॉरेन ऑफिस में, उनका क्या कसूर है? तो इसलिए कम से कम मैं अपनी हद तक मैंने कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई और नौकरी नहीं करनी, इसलिए कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो किसी एक नौजवान का हक मारा जाएगा। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये नौजवान और वेटरन डिप्लोमेट्स के हवाले से एक और सवाल एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब के लिए तैयार होगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब से जो मुसन्नफ़ भी हैं और साहिब किताब हैं। ऑबिटर डिक्टम, सफारतकारी और बैनुल अक़वामी अमूर के बारे में किताब लिखी गई है। ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया ब्रेक में जाने से पहले एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, ये बहुत सारे मुल्कों में रिटायर्ड एम्बेसडर्स को दोबारा जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल तैनाती, सियासी तैनाती के तौर पर सफ़ीर लगा दिया जाता है। ये आज देखने वालों को और सुनने वालों को ये भी बताइए कि एम्बेसडर वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के दुनिया भर में 90 के करीब मिशंस हैं, फिर कौंसल जनरल्स हैं। एक एम्बेसडर का क्या क्राइटेरिया होता है उस मुल्क में तैनाती के लिए? क्या ज़ुबान पे अबूर हो, सफारतकारी पे अबूर हो, उम्दा गुफ्तगू में उन्हें महारत हो, अच्छा सूट पहनते हों, पार्टीज अटेंड कर सकते हों, गुफ्तगू का कमाल हो, और या कोई इंतहाई जिसे कहते हैं सफारतकारी के गुर जानते हों? ज़रा ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है जी फ़लाने मुल्क में तो एम्बेसडर से सफारतकारी नहीं चल रही। आज ज़रा इस राज से पर्दा उठाइए। देखिए, ये सारी बातें आप मुश्किल सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए कि अब आप एक आज़ाद तज्जिया कार हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक सफ़ीर जो होता है वो किसी भी मुल्क में, जब पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें किसी भी मुल्क में जाता है, कैरियर और नॉन कैरियर, अमेरिका में जाता है, किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है, अफ्रीकन में जाता है किसी कंट्री में, या एशिया की किसी कंट्री में जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सफ़ीर जो है ये प्लेनिपोटेंशियरी और एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इसका मतलब क्या है
कि ये सफ़ीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा उस मुल्क में और किसी भी किस्म का ये बयान दे सकता है, अच्छा, किसी भी किस्म का ये जो एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेनीपोटेंशियरी, यानी उसमें ताकत है कि वो किसी भी फोरम पे हुकूमती लेवल पे या निजी लेवल पे हर वो काम कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में जाता है। और उसके लिए उसको जाहिर है एक प्रोसेस होता है, हमारा अप्रूवल होती है जिसमें हम फॉरेन ऑफिस को प्रपोजल भेजते तो हैं। ये एक इंतहाई बाख्तियार सफ़ीर होते हैं, बाख्तियार होते हैं। इसके अलावा हमारे कौंसल जनरल्स होते हैं और कौंसल होते हैं, वो छोटी जगहों पे, वो समझिए वो भी हेड ऑफ मिशन होता है। मिसाल के तौर पे कि मैं कनाडा में हूँ तो वहाँ पे ऑटोवा में हमारे हाई कमिश्नर हैं। अच्छा, एक और भी यानी बड़ी मज़े की बात है, वो भी आपको बताते हैं अभी कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में फ़र्क क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता। ये भी बहुत कन्फ्यूजन है पाकिस्तान में, जरा इसकी भी वजाहत करते हैं। तो हमारा यानी फ़र्ज़ करें कि ऑटोवा में जो कि कैपिटल है कनाडा का, वहाँ पे हमारा सफ़ीर होगा। अब वहाँ पे मॉन्ट्रियल भी है, वहाँ पे वैंकूवर भी वहाँ है, पे हाई कमिश्नर होगा, वही ना, यानी वहाँ पे हाई कमिश्नर होगा, लेकिन सफ़ीर जिसको हम कहते हैं, एम्बेसडर। उसके अलावा जो आपका मॉन्ट्रियल में और वैंकूवर में फ़र्ज़ करें आपके हैं कॉन्सुलेट जनरल, वहाँ पे हमारे कौंसल जनरल होते हैं। जी बिल्कुल। वो उसमें यानी नॉर्मली ट्रेड रिलेटेड और पासपोर्ट वीज़ा कॉन्सुलर मैटर्स रिलेटेड होते हैं। ये दोनों जो कौंसल जनरल हैं ये आते हैं आपके यानी एकेडमिकली या प्रोफेशनली आप देखेंगे तो सफ़ीर के अंडर आते हैं। क्विकली बता दें कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। सिर्फ ये कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का एक मेंबर यानी कॉमनवेल्थ का मेंबर कंट्री है, ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी सफ़ीर किसी और कॉमनवेल्थ कंट्री में जाएगा तो वो हाई कमिश्नर कहलाएगा। मैं एक पाकिस्तानी सफ़ीर, मैं एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट किसी और मुल्क में हूँ तो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तानी एक्सपैट जो वहाँ पे हैं वो हों। अपनी बात कर सकता हूँ कि या आपने बात की बाहर रहने वालों की, कि ये क्यूबा में जो हमारे बच्चे गए थे, इत्तेफाक से मुझे वहाँ पे, मैं पाकिस्तान का पहला सफ़ीर वहाँ पे, आपने सफारतखाना खोला वहाँ जी पे? बिल्कुल। हवाना तो जाते में ही मेरा पहला मकसद ये था और कि बहुत खूबसूरत जगह है ला हवाना। जी 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 जी, जी। अच्छा, अब ये है कि वहाँ पे जो 1000 बच्चे थे उनको यहाँ पे कुछ गलत किस्म की खबरें दे के भेज दिया गया कि आपको वहाँ डॉक्टर बनाएंगे, आपको वहाँ पे जो है वो मेडिकल की डिग्री मिलेगी, क्यूबा की आपको जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जाएं, दाखिले मिलेंगे। अब यह है कि ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी मतीन साहब, ना ही उन्होंने बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं, ना ही वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर बनना था। हुआ ये कि जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्त्रो, उन्होंने स्कॉलरशिप्स भिजवाए थे। उन्होंने 2005 का जो अक्टूबर में ज़लज़ला आया था उस सिलसिले में एक पूरा कंटिंजेंट भेजा था जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स भी थे, मूविंग हॉस्पिटल्स थे। उसके बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब से बात की कि भाई हमने इतना कुछ आपके लिए किया, आपका तो सिफारत खाना ही यहाँ पे नहीं है। साथ में ही उन्होंने ये कहा कि जी आप यहाँ से जो जिन इलाकों में जो मुतासरा इलाके हैं जी, जिसमें घड़ी दुपट्टा आता है, मुजफ्फराबाद आता है, वो सारे इलाके जो हैं उनसे आप नौजवान लड़के लड़कियों को भेजें जी, ताकि हम उनको इधर ट्रेनिंग दें कि खुदा न खास्ता अगली दफ़ा अगर ज़लज़ला आता है तो आप अपनी मदद के तहत जो है वो अपनी मदद आपके तहत आप इसके ज़लज़ले से नबर्द आज़मा हो सकें, ये इस यानी ज़लज़ले के असरात से आप जो है वो महफूज रह सकें। अब यहाँ क्या बताया गया, यहाँ बताया गया जी कि लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में उनको उन्होंने कंपाउंडर बनाना था, यानी वो जो कि मरहम पट्टियाँ करते हैं ना, पैरामेडिक स्टाफ, जी जी, नॉट डॉक्टर्स। अब देखिए अब वो चले जाते हैं बच्चे, कुछ वहाँ पे डॉ मेडिकल कॉलेज से, किंग एडवर्ड से दूसरा साल छोड़ के तीसरा साल छोड़ के स्कॉलरशिप क्यूबा। अब वहाँ पे एक सुनसान जगह पे एक बड़ी सी इमारत है, उसमें उनको रखवा दिया गया। अब वो मैं जब पहुंचा तो उस वक्त उनको गए हुए वहाँ पे कुछ महीने हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये सफ़ीर साहब यहाँ पे तो हमें ये लग रहा है कि मरहम पट्टी सिखाई जा रही है। फिर एक लंबी दास्तान है जिसमें ये होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मुसीबत पड़ी वो ये थी कि जो इधर पाकिस्तान मेडिकल, आपकी क्या होती है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वो जो काउंसिल है, उससे मैंने कहना था कि जी मैंने क्यूबन अथॉरिटीज़ को मनवा लिया है, वो इनको MBBS करवाएंगे और वो
वहाँ पे पता लगता है आपका, आपके जो सफारती वो जो हुनर हैं उनसे मैंने मनवाया आपने? मनवाया मैंने कि डिग्री ये सारे प्रोग्राम के बहाल सारे करवाया। डॉक्टर बनेंगे। माशाअल्लाह। अच्छा, और वो बने, और इस वक्त वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर सर्व पे कर रहे हैं। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में। मुसीबत मुझे उस वक्त पड़ी जब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में बात की कि जी इनकी जो डिग्री मिल रही है उसको इक्विवेलेंस दे दें इधर की, ताकि वो अगर यहाँ पे आके बराबरी। करना, वहाँ पे मुझे जवाब मिला जी ऐसा नहीं मुमकिन, क्योंकि हम क्यूबा की डिग्री को मानते नहीं हैं। उस पे भी फिर एक नया महाज शुरू हुआ और फाइनली हमने उनसे भी मनवा लिया कि आप उनको, अब ये है कि ये बच्चे जो हैं वो, बल्कि एक वक्त आया कि उधर के हेल्थ मिनिस्टर ने मुझसे पूछा कि इनमें से आपके कितने बच्चे हैं, जिस तरह से आप लगे हुए हैं दिन रात इनकी तरफ। तो मैंने कहा कि ये सारे के सारे जो 1000 बच्चे हैं ना, ये नजमुस साकिब के बच्चे हैं। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अब आपसे ये पूछेंगे जी, चूँकि आज 1-on-1 गुफ्तगू हो रही है और किताब आपकी सामने है और उसमें डिप्लोमेसी प्रिवेल्स, पूछना आपसे ये है कि बतौर सफारतकार जब आप कहते हैं कि डिप्लोमेसी प्रिवेल करती है, आप अपने बेस्ट नेगोशिएशंस, अपनी सफारतकारी के जौहर दिखाते हैं, क्या कोई ऐसे मौके भी आते हैं, कहाँ से आपको कोई कॉल आई हो, कोई कहा गया हो नहीं आपने ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये जिस तरह आपने शुरू में सफीर की तारीफ की, जी जी तो आपको मुकम्मल फ्री हैंड होता है, और जब मुकम्मल फ्री हैंड होता है तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि पाकिस्तान के बेस्ट मफाद में ये फैसला होने जा रहा है, तो क्या पस मंज़र में कोई रुकावट तो नहीं होती? इसी सवाल को आपने एक से पहले भी एक सवाल किया था ब्रेक में जाने से पहले, उसको जोड़ के जवाब दें। बिल्कुल ऐसा है कि सफ़ीर का मतलब ये नहीं होता कि आप मतीन हैदर साहब को वहाँ भिजवा दें, नजमुस साकिब साहब को सफ़ीर बना के भिजवा दें तो वो वहाँ जाके तहलका मचा देगा और वो वहाँ पे जाके पता नहीं क्या कर देगा। सफ़ीर की एक बड़ी महदूद जगह होती है जो उसने बनानी होती है। उसका बुनियादी काम ये है कि जो हेडक्वार्टर्स यानी इस्लामाबाद से जो उसको अहकामात मिलते हैं उसकी रोशनी में काम करते हुए उसने अपने जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, जो उधर के हाई ऑफिशियल्स हैं या उधर के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे बात करनी होती है और पाकिस्तान के हक में फैसला करवाना होता है। इससे ज़्यादा अगर कोई ये कहे कि जी इससे ज़्यादा कोई है, तो मेरे ख्याल में ये मुबालगा आ रही होगी कि इससे ज़्यादा कोई सफ़ीर वहाँ कर सकता है। लिहाजा ये कहना कि फ़लाँ सफ़ीर जाएगा तो वाशिंगटन के हालात जो हैं वो ठीक होंगे, हम अभी सुन रहे हैं कि शायद वहाँ पे भी कुछ चेंज आने वाला है। हाँ, मैं आपको पूरे यकीन से ये बताता हूँ कि मेरे इस वक्त के फॉरेन ऑफिस में 20 ग्रेड और उससे ज़्यादा के जितने भी सफ़ीर हैं और सीनियर सफारतकार, उनमें से किसी एक को भी वाशिंगटन भिजवा दे तो वो वही काम करेगा जो कि वहां पे रहने वाला कोई सफीर कर सकता है। वहां पेचीदगी क्या है वाशिंगटन में सफारतकारी की? उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, सिर्फ ये है तासुर ये दिया जाता है कि फलां को वहां भिजवा दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कांग्रेस में रसाई हो जाएगी, व्हाइट हाउस में हो जाएगी, स्टेट डिपार्टमेंट वहां में पे हो जाएगी। पाकिस्तान का सफीर वाशिंगटन में जो है उसको मेरा नहीं ख्याल कि वहां के फॉरेन ऑफिस को पता भी है कि क्या नाम है इस सफीर का। देखिए आपके मुल्क का जो सफ़ीर है वो अगर तो उसका मुल्क बहुत मजबूत है माशी तौर पे, अगर तो उसका मुल्क सियासी तौर पे बहुत मशहूर है, उसका वजन होता है, उसको अपने तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें डिप्लोमेसी प्रिवेल्स की आपने बात की। देखिए एक सफ़ीर जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है उस मुल्क के पास अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की कुव्वत है या किसी को नुकसान पहुंचाने की उसमें कुव्वत है या किसी की क्रिटिकल वक्त में मदद करने की उसमें अगर ताकत है तो वो मुल्क भी मजबूत है और वो सफ़ीर भी मजबूत होगा। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब से पूछेंगे कि इतना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि क्या वो मशरकी ब्लॉक में रहे या अमरीकी ब्लॉक में रहे, इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा के अंदर क्या सोच है। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम सफारतकारी बैनुल-अक़वामी अमूर हालात हाज़िरा के ऊपर लिखी गई किताब ऑबिटर डिक्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपने अपनी इन तहरीरों में पाक चीन ताल्लुकात का जिक्र किया, सी पैक का जिक्र किया और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जिक्र किया। कितना प्रेशर होता है दफ्तर ख़ारजा में इस हवाले से पाकिस्तान को अपना बैलेंस मेंटेन करने में कि चीन के साथ ताल्लुकात में किस हद तक जाएंगे और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में किस हद तक जाएंगे। वाशिंगटन यकीनी तौर पे बीजिंग के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखता है और बीजिंग बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर, कम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे आप अपनी डिप्लोमेसी को न्यूट्रल और बैलेंस रखते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल आपने किया है मतीन साहब, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी बहस हो रही है मुख्तलिफ़ हलकों में, सरकारी और निजी, कि जी ये जो दो ब्लॉक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, रशिया चाइना और रशिया एक तरफ हैं और अमेरिका और यूरोप एक तरफ हैं, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं दो तीन बातें यहाँ पे यानी क्लैरिफाई कर दूँ। नंबर एक ये है कि चीन कह चुका है पाकिस्तान से और कई दफ़ा कहता है कि आप अपने ताल्लुकात अमेरिका से ठीक रखें जी, ठीक रखें। बहुत अब ये है कि ये कहना कि जी हमें फ़ैसला करना है, कतई तौर पे ज़रूरी नहीं है। डिप्लोमेसी का, सिफारतकारी का कमाल ही ये होता है कि आप जो दोस्त हैं उनमें दोस्ती मजबूत करते हैं और जो आपके अजनबी हैं वो दोस्त हैं जिनसे आपकी अभी तक बात नहीं हुई, उनको आपने दोस्त बनाना होता है। किसी किस्म के हमें ब्लॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमसे पूछ रहा है, मुझे ये बताइए किसने पूछा है? क्या बीजिंग से कोई सवाल आया है? क्या कोई वाशिंगटन से सवाल आया है या कोई लंदन से बात हुई है कि जी आप फैसला करके हमें बताएं? हमारा मसला ये है कि हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी में भी जज्बात का हिसाब किताब रखते हैं। फॉरेन पॉलिसी में जज्बात नहीं होते, आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। हमारे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है कि हम इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी ब्लॉक को, अगर टाइम आता है, खुदा न खास्ता जंग होती है दोनों में वाकयातन, उस वक्त भी हम सिफारतकारी को मलूज़ खातिर रखें और किसी किस्म के ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है। दो तरफा ताल्लुकात अमेरिका से भी बेहतर करें और चाइना से भी करें। और इस वक्त की आखिरी बात कि चाइना को आप फॉर ग्रांटेड ना लें। वो एक अजीब सा तासुर है जी, चाइना तो हमारे साथ हमेशा ही है। ज़रा देख लीजिएगा कि उनकी दोस्ती जो है वो इंसानों की दोस्ती वाली नहीं है, उनके भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनका वो ख्याल करेंगे। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, ये बताइए कि बेपनाह वसाइल होते हैं एक एम्बेसडर के पास, चाहे वो ब्रसल्स में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, वाशिंगटन में हो, क्यूबा में हो, साउथ अफ्रीका में हो, और ख़ास तौर पर ये ममालिक बड़े मैटर करते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है और पार्लिमानी खारजा अमूर की कमेटियों में सवाल उठते हैं, अवाम लेटर्स टू एडिटर में ये पूछती है कि जी एम्बेसडर अगर सही काम करें तो इकनॉमिक डिप्लोमेसी सही हो, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो, पाकिस्तान का ट्रू नैरेटिव उन मुल्कों में पेश किया जाए उसके मीडिया में, लेकिन ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के बारे में तो आगे ही नहीं होती आलमी बरादरी में। तो क्या इसमें आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? सफारतकार हैं, एम्बेसडर्स हैं, या बैक जो दफ्तर खारजा हेडक्वार्टर है, या पाकिस्तान की उस वक्त की लीडरशिप? देखिए, मैं फिर से एक फ़िक्रा दोहराऊँगा कि आपके जो मुल्क में सूरत हाल है माशी और सियासी, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। वही किसी सफ़ीर को मजबूत बनाता है या कमज़ोर करता है। अक्सर ये कहा जाता है हमारी कहानी नहीं सुनी जाती। नहीं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ इसमें हकीकत है, कुछ कहानी सुनी भी जाती है। जल्दी से बता दूं, मैं कनाडा में था तो वहाँ पे हमने एक डील की, एक जो लोकल थे वहाँ पे उनसे कि जी आप अपनी कारोबारी कंपनी वहाँ पे जो है वो आप ये दफ्तर खोलिए और इतनी इन्वेस्टमेंट, और उस पर बात भी हो गई। तो जिस दिन फाइनलाइज होना था तो मैं गया वहाँ पे और उन्होंने मुझे कहा जी कि ये ज़रा देखिएगा कि ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में। तो उसमें उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई उस वक्त की, ये आज से यानी कुछ बरस पहले की बात है, तो उसमें ये था कि लाहौर में मॉल में जो मॉल का इलाका है, वहाँ पे लोग टायर जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं। और क्यों जला रहे हैं? वो ये कह रहे हैं जी कि नॉर्वे में या स्वीडन में किसी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बड़ी वायलेंट है। तो उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की वो हम वायलेंट नहीं हैं। अच्छा, अब ये है कि ये एक पैराडॉक्स थी, एक तजाद था। तो उसने मुझे कहा जी कि मैं अपनी लेके ये सारा कुछ जो है आपके मुल्क में जाऊंगा तो मेरा ये खतरात होंगे। अच्छा, इस तरह के कई वाकयात हैं।
लेकिन ये कहना कि जी हमारे सफ़ीर कुछ करते नहीं हैं, या देखिए सफ़ीर के साथ उसको एक ट्रेड ऑफिसर भी दिया जाता है, जो बड़े जी। मिशन है ना हमारे, तो वो हमारा आपको तो जवाबदेह होता है? बिल्कुल होता है, सफ़ीर को वो जवाबदेह होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होते हैं वो। इसी तरह हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी एक ऑफिसर होता है, और भी मुख्तलिफ यानी डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स वहाँ होते हैं। डिफेंस उनका अटैची हैं, कल्चरल अटैची हैं, बिल्कुल। उनका सफ़ीर जो है वो बॉस होता है, और सारे एक टीम बन के करते हैं। अब ये कहना कि फ़लाँ जगह पे इतनी ज़्यादा ट्रेड का नहीं हो रहा, फ़लाँ जगह पे हो रहा है, तो वो तो हमें केस टू केस देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जी। बता दूं कि मेरे फॉरेन ऑफिस के जो सफ़ीर जाते हैं, जी। वो उनको अच्छी तरह से पता होता है कि पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान, दूसरी प्रायोरिटी पाकिस्तानी जो और वहाँ पे तीसरी मौजूद हैं, प्रायोरिटी। और तीसरी कि मैंने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, और मैंने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। सिर्फ 2 जुमलों में बताइए कि किताब के कुछ पब्लिशर के बारे में बताइए। इंतहाई खूबसूरत किताब, बड़ी उम्दा तबाद, और उसका टाइटल और उसकी प्रिंटिंग, ये कुछ पब्लिशर के बारे में बताइए। मतीन साहब, मेरी पिछली जो किताबें हैं ज़्यादातर वो संगमील पब्लिकेशन से छपी हैं। ये एक यंग लड़की है, हिरा इजाज़ इसका नाम है, तो इसने कहा जी कि मैं ये किताब, मुझे अगर आप दें तो मैं छापूंगी, ये मेरी पहली किताब होगी। तो मैंने ये उनकी बात सुनी, उनकी बात मानी, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया है, बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से छापी है, प्रोफेशनली, जिसे कहते हैं बड़े एहतमाम से बड़े एहतमाम से छापी है। और वो क्यों मैंने उनकी बात ये मानी, क्योंकि नॉर्मली होता है ना जी, आप किसी मुस्तनद इदारे से छपवाएं, अगर मैं नहीं अपने नौजवानों को प्रमोट करूंगा तो फिर कौन करेगा। वाह, बहुत और खूबसूरत। उसमें ये है कि ये इनका फेलिसिटी हब है, इनका पब्लिशिंग हाउस जो कि लाहौर में है, और मेरी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात इनके साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो किताब का हवाला रखते हैं, किताब की से बात मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त की आखिरी बात कि मेरे नौजवानों को ये जो आप कह रहे हैं ना जी, ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, किसी तरीके से मतीन साहब कोई अच्छी किताब उनके हाथ में दे दीजिए, अक्सर मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, और अपने देखने वालों से कहेंगे कि ये किताब ज़रूर ख़रीदिए, पढ़िए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। और इसके साथ ही प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।